जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और भारतीय संघ की कार्यपालिका में ये हमारा सेकंड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में एक ओवरव्यू लिया और संघ की जो कार्यपालिका है उसके बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में हमने कल देखा। कल का पहला वीडियो था और आज सेकेंड पार्ट है। कल के पार्ट में हमने देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति जी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जानकारी कल के वीडियो में देखी है। आज हम लोग केवल राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। यदि आपने जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, यानी कि जो राष्ट्रपति के बारे में हमने जो कल पार्ट 1 बनाया और आज का पार्ट 2 है, यदि आप ये दो पार्ट अच्छे से देख लेते हैं, इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, प्री देंगे, मेंस देंगे या फिर इंटरव्यू देंगे, है ना, 10-12 से लेकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, या फिर यदि आप लोग एमए कर रहे हैं पॉलिटी से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जो भी व्यक्ति पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं उसमें ये वीडियो बहुत काम में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी कि प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में। हम लोग देखेंगे आज राष्ट्रपति की शक्तियों में। देखिए, कार्यकारी शक्ति है पहली, दूसरी है विधायी शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्ति, चौथी है न्यायिक शक्ति, पांचवी है कूटनीतिक शक्ति, छठी है सैन्य शक्ति, सातवीं है आपातकालीन शक्ति। ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू दिया है कि इतनी पावर्स जो राष्ट्रपति के पास होती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति जी के यहाँ से यदि आपके एग्ज़ाम में आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और एक बात देखिए, सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। यदि हम लोग कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा पद किसका है, तो राष्ट्रपति जी का होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, है ना। जितनी भी संधि समझौते होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जनरली जो आम जनता है वो केवल प्रधानमंत्री को जानती है। हाँ, तो देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, आम जनता जो है वो केवल प्रधानमंत्री को जानती है। लेकिन आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वही वास्तविक होते हैं, हमारे संघ के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी किए कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है। तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अर्थात हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत सरकार है ना, जो भारत सरकार है हमारी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की शासन प्रणाली संबंधी जितने भी कार्य हैं सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अर्थात जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। हम लोग देख रहे हैं अभी कार्यकारी शक्ति, तो कार्यकारी पावर्स में यानी कि राष्ट्रपति जी की कार्यकारी पावर में राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो आपके प्रस्ताव होते हैं, संघ एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। तीसरी है, राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। आपको मैं अंतर्राज्यीय जो परिषद है, आपकी अंतर्राज्यीय परिषद है, हम उस पर वीडियो बना चुके हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। तो आपकी हमारी जो अंतर्राज्यीय परिषद है, भारत में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन आर्टिकल 263 में, ठीक है, 263 में इसका उल्लेख किया गया है। और पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय बन सके,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग का गठन भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पांचवी शक्ति देखेंगे। राष्ट्रपति स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का संभालते हैं, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संभालते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जो राज्य का प्रशासन है वो गवर्नर के नाम पर होता है, अर्थात राज्यपाल के नाम पे, उसी तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे सीधा शासन किसका होता है, तो राष्ट्रपति जी का होता है, या फिर राष्ट्रपति जी चाहें तो अपने माध्यम से किसी शासक को नियुक्त कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी शासन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। सब जानते हैं कि संसद का गठन, आपको पता होगा आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है। और संसद किन किन लोगों से मिलकर बनता है, तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, इन तीनों से मिलकर ही संसद का गठन होता है। ठीक है, तो देखिए पहली विधायी शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाते हैं अथवा कुछ समय के लिए स्थगन भी करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद की बैठक बुलाई जाती है और उनके द्वारा ही स्थगन की जाती है। दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करते हैं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा को विघटित राष्ट्रपति ही करते हैं। जब लोकसभा में बहुमत का जो नेता होता है, प्रधानमंत्री, जब सरकार गिर जाती है तब राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा को विघटित किया जाता है। तीसरा है जब किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तब राष्ट्रपति जी द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है कि जब किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तब राष्ट्रपति जी के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। चौथी है संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। जब संसद कोई विधेयक को पारित करती है तो राष्ट्रपति जब तक उसका अनुमोदन नहीं करते हैं विधेयक कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति जी अपनी सहमति नहीं देते तब तक विधेयक जो है क्या होता है, पारित नहीं होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें। पांचवा है राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति जब प्रत्येक वर्ष, हर 5 वर्ष जब चुनाव होता है तो चुनाव के प्रत्येक वर्ष बाद संसद को क्या करते हैं, अधिवेशन, जो संसद का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको संबोधित भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होता है तब राष्ट्रपति किसी भी संसद के सदस्य को अध्यक्ष की जो कार्यभार है वो सौंप सकते हैं। अर्थात जब संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब दोनों का पद रिक्त होता है तब राष्ट्रपति जी किसी भी संसद के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सौंप सकते हैं। सातवीं विधायी शक्ति है। इसी प्रकार राज्यसभा में जब अध्यक्ष, और देखिए जिस तरीके से लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिख दिया है, यहाँ पे सभापति एवं उपसभापति आता। देखिए अब वो ठीक हो गया है। तो देखिए इसी प्रकार राज्यसभा में जब सभापति एवं उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार हमने पहले देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब अपने पद पर नहीं होते हैं तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी भी संसद, यदि लोकसभा के हैं तो लोकसभा के किसी व्यक्ति को सदन की कार्यभार सौंप सकते हैं उस समय के लिए। और यदि राज्यसभा की बात चल रही है तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति यदि समय पर नहीं है तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सभापति एवं उपसभापति का कार्यभार सौंप सकते हैं। ठीक है, आठवां है कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व
राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नए राज्यों का गठन करने के लिए जो विधेयक आता है, ऐसे विधेयक जिन्हें अधिनियम किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना हो। ठीक है, ऐसे विधेयक संचित निधि आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, यानी कि 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है और 267 यानी कि 267 में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। संचित निधि से ही भारत सरकार के जितने भी सरकारी अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, यदि आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, ज़रूरी ये है कि आपको याद कितना होता है, आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर पाते हैं। इसीलिए पढ़ने से ज़्यादा माइंड में चीज़ों को सेट रखना सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक। ठीक है, धन विधेयक, धन विधेयक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। धन विधेयक राज्यों की संचित निधि से निकाले जाने वाले व्यय वाले विधेयक, है ना। कभी कभी क्या होता है, राज्यों की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है वे विधेयक। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कार्य है वो राष्ट्रपति की अनुमति पहले आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार के विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति जी की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, अर्थात राष्ट्रपति जी के पास संसद के सदस्यों के मनोनयन यानी कि संसद में कुछ सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी है। ठीक है, देखिए, जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए, अब आप कभी कभी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय किसे कहते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय अर्थात जैसे कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, एक तरीके से जो कम हैं, जिनकी जनसंख्या कम है। ठीक है, ठीक है, आप यही कह सकते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है। जैसे कास्ट वाइज आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, हिंदुओं की है, इसके बाद मुस्लिम है, सिख, जैन, ईसाई, सबसे कम पारसी की है। तो इस तरीके से यदि जिनकी जैसे पारसी है उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। ठीक है ना, कुछ यूरोपीय लोग जो आज़ादी के समय भारत में रह गए थे, है ना, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, तब राष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 के अनुसार 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। आपको पता होगा लोकसभा निचला सदन है, ठीक है, लेकिन फिर भी, है ना, बहुमत होता है लोकसभा में, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी को ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर सके जब उन्हें लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको गलती लगती है, जो भी मिस्टेक लगती है, जहाँ भी आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से लोकसभा में मनोनयन होते हैं, ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में आर्टिकल 80, आप कह सकते हैं 80 यानी 83 में के अनुसार विज्ञान, साहित्यिक, कला, पत्रकारिता, समाज सेवा में दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, कला, साहित्यिक, विज्ञान, दक्षता, इन सब में जो व्यक्ति अच्छे से महारत हासिल किए होते हैं उन व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं। 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियाँ। तो चलिए वित्तीय शक्तियों को देखते हैं। पहला है धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। देखिए, वित्तीय शक्तियों में सबसे बड़ी पावर है राष्ट्रपति की, है ना, कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पे वैसे पूरा अधिकार लोकसभा का होता है, राज्यसभा की इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं रहती है। तो जो धन विधेयक है वो किसकी अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं
अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पूरी नहीं की जा सकती। यदि आपको अनुदान चाहिए लोकसभा या राज्यसभा को, जब तक राष्ट्रपति जी उसकी सिफारिश नहीं करते हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरा देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट संसद के समक्ष पेश करना, है ना। जो वित्तीय शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति जी की, उसमें जो बजट बनता है, आपने लोगों ने बजट के बारे में सुना होगा, बजट बनता है ना। 112 आर्टिकल 112 के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो वार्षिक वित्तीय विवरण में मतलब बजट जो है संसद के समक्ष कौन पेश करते हैं, तो राष्ट्रपति ही पेश करते हैं। फोर्थ है राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। जो आकस्मिक निधि है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 266 में आपकी संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि और संचित निधि में धन रखा जाता है। तो जो आकस्मिक निधि है उसका प्रयोग राष्ट्रपति जी कब कर सकते हैं, आकस्मिक स्थितियों के लिए राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अप्रत्याशित स्थितियों के लिए आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी तथ्य पर सलाह ले सकते हैं, परंतु उस सलाह को राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, सलाह ले सकते हैं उच्चतम न्यायालय से, किंतु उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये उनकी न्यायिक शक्ति है। ठीक है, हम अभी आगे कुछ और पावर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सैन्य शक्ति। सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जी जल सेना, थल सेना एवं वायुसेना के सेनापति होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन पावर्स, यानी आपातकालीन क्या शक्तियां हैं। तो देखिए आपातकालीन शक्तियों में है, आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपने भारतीय संविधान का भाग 18 पढ़ा होगा, 352, 356 और 360। इन पे मैं पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपको आपातकाल देखना है तो आप इससे पहले की जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। तो चलिए एक बार इसमें ओवरव्यू देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। किन परिस्थितियों में, तो युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। देखिए संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये राज्यों में लगाया जाता है और आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन कम से कम 100 बार से भी ज़्यादा लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। राष्ट्रपति शासन जो है क्या है, 100 बार से भी ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो आर्टिकल जो भारतीय संविधान है, संविधान के आर्टिकल 360 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, जब देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा, जब पैसों से संबंधित जब गड़बड़ी होती है तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और 360 का लगभग 75 साल भारत की आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार इसका यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति जी की क्षमादान की शक्ति। तो देखिए आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिनमें राष्ट्रपति जी को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहला है लघुकरण, दूसरा है परिहार, तीसरा है क्षमा और चौथा है परिलंबन और 5वां है विराम। इन 5 शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति जी क्षमादान में कर सकते हैं। जब किसी अपराधी को कोई सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति इन 5 में से किसी भी का भी उपयोग कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति जी के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, अभी क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल
1 2 3 करके भी आप याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका है। लेकिन 123 के तहत जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, क्या है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद अपने सत्र में नहीं होती है, लोकसभा और राज्यसभा, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और इस अध्यादेश का जो प्रभाव है संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होता है। ठीक है, अच्छा, इस अध्यादेश की आवश्यकता कब होती है? जो मैंने आपको आपातकालीन शक्तियाँ बताई हैं, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी 352, 356 और 360 आर्टिकल का उपयोग होता है, तब राष्ट्रपति जी के द्वारा अध्यादेश की शक्ति का उपयोग किया जाता है ना। लास्ट है हमारा राष्ट्रपति जी की नियुक्ति संबंधी अधिकार। हम सारे अधिकार देख चुके हैं, अब हम केवल देखने वाले हैं राष्ट्रपति जी की नियुक्ति संबंधी अधिकार। बहुत सारे लोगों को राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, पहले भी देख चुके हैं इसको तो हम, कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। सेकंड है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मैं इनके बारे में भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देखिए। आर्टिकल 76 आपने देखा होगा, यानी कि 76 आप याद रखिए हिंदी में। 76 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है, बहुत विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। पांचवा है, राज्यों के समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल 263 262 भारतीय संविधान के आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में दिया गया है, उसके बारे में भी वीडियो बना है। और अंतर्राज्यीय परिषद 263 आर्टिकल आप याद रखिए, उसमें किसके बारे में दिया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है। तो अंतर्राज्यों के समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। वहीं हम देखेंगे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, याद रखिए। सातवां है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आठवां है, अल्पसंख्यक आयोग, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नवां है, संघ लोक सेवा आयोग, जो सिविल सेवा है, यूपीएससी है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। और उनके जो 5 मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। यहाँ तक कि जो राज्य है, राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है ना, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए नहीं बताना चाहूँगी, शायद नहीं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आई एम सॉरी। ठीक है, 10वां है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में, आपको पता होगा आर्टिकल 153 153 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो राज्यपाल हैं, एक व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में ऐसा हुआ भी है। तो राज्यों के, वैसे प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्यपाल की नियुक्ति होना चाहिए, लेकिन विशेष स्थितियों की बात है। ठीक है, तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी, जो इलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। 12th है आपके भारत के जो राजदूत होते हैं, जो विदेशों में नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। 13वां है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 याद रखिए, जिसमें वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो राष्ट्रपति जी के बारे में छूटा हो। मैंने पूरा कंटेंट अच्छे से बनाया है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो, आप इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
है ना। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।